नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई पूरी। सभी 90 सीटों के लिए डाले गए वोट। अब नतीजों पर सबकी नजर, पर नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजों ने बढ़ाई हलचल। चुनाव से पहले पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, 56,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त की जारी। वाशिम के जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बजाया ढोल। हरियाणा के बाद मिशन महाराष्ट्र पर राहुल गांधी। कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का किया अनावरण। मोदी सरकार को जमकर घेरा। फिर लोगों के बीच जाएंगे केजरीवाल। छत्रसाल स्टेडियम में लगाएंगे दूसरी जनता की अदालत सभा को भी करेंगे संबोधित। 9 साल के बाद पहली बार पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एससीओ की बैठक में होंगे शामिल। फारूक अब्दुल्ला बोले, दोस्ती करके आना। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनाव की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग पूरी हो गई। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले गए। वोटिंग भी अच्छी खासी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हैट्रिक लगाने की उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस राज्य की सत्ता पर 10 साल बाद वापसी की उम्मीद लगाकर बैठी है। चुनाव के तो रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएंगे। इसी दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे, पर नतीजों से पहले एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल के माध्यम से यह अनुमान लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसकी जीत और किसकी हार होगी, और एग्जिट पोल के नतीजों ने हलचल भी बढ़ा दी है। क्या ये एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल माना जाए? देखिए, मैं तो इस मामले में बिल्कुल पहले से ही, पिछली बार लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल किस तरह से धराशायी हुआ, उसके पहले से ही हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि एग्जिट पोल इज नेवर एन एग्जैक्ट पोल। और इसलिए आंकड़ों के ऊपर हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कशन नहीं करेंगे। वो इसलिए भी क्योंकि ये आंकड़े सिर्फ और सिर्फ ये तय कर सकते हैं कि किसे कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगा, सीटें किसको कितनी जाएगी, उसमें हमेशा ये गड़बड़ियां होती है। तो इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब सही सही नतीजे आएंगे। जी, तो एग्जिट पोल के जरिए बस अनुमान ही लगाया जा रहा है। इंतजार कीजिए नतीजों का। 8 अक्टूबर को पता चल ही जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। अब अगली खबर में बात पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे की। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र को बड़ी सौगात दी है। 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है। पीएम ने आज वाशिम में जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की और पारंपरिक ढोल भी बजाया। इसके बाद संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी ने वाशिम में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। फिर एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी जारी की, जिसके तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए बांटे गए। मंच से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा देश को विभाजित करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो देश के लिए अच्छा नहीं सोचते। दिल्ली में हाल ही में जब्त किए गए हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस मामले में एक कांग्रेस नेता संदिग्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ड्रग्स के जरिए युवाओं को नशे की ओर ढकेलकर चुनाव लड़ने के लिए धन जुटाना चाहती है। नवरात्र का मौका चल रहा है, पीएम मोदी खुद व्रत में है, लेकिन इतना ज्यादा जोश नजर आ रहा है। देखिए, ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अगला नंबर तो महाराष्ट्र और झारखंड का है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन एक बार में खत्म करो। क्यों बार बार इस तरह की चीजें होती रहती है? अब हुआ क्या है, अब उधर वो खत्म हुआ नहीं, खबर आ गई कि इस चुनाव के फौरन बाद झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर तारीखों की घोषणा की जाएगी। अच्छी बात है, चुनाव तो होना ही है। और अब इसलिए प्रधानमंत्री मोदी, आप ये देखिए कि पिछले 15 दिनों से लगातार महाराष्ट्र जा रहे हैं। लगातार 1-2 दिन के बाद वो महाराष्ट्र में दौरा हो रहा है। अगर उनका नहीं होता है तो अमित शाह जी का हो जाता है, अमित शाह का नहीं होता है तो नड्डा जी का हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सारे लोग चुनावी मोड में आ गए हैं। लेकिन ये कहना पड़ेगा
कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी समय का उपयोग कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी योजनाओं, परियोजनाओं और धनराशि महाराष्ट्र को दिया जा रहा है, झारखंड को दिया जा रहा है, और ये बैटल ये हरियाणा या कश्मीर की तरह नॉन सिग्निफिकेंट नहीं होने जा रहा। महाराष्ट्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी इसे लूज करने को एफर्ट नहीं कर सकती। जी, तो हरियाणा में वोटिंग के बाद महाराष्ट्र चुनावी अखाड़ा बन गया है। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र से ओंकार भरी, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी आज महाराष्ट्र का दौरा किया। राहुल गांधी ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ साथ छत्रपति शाहू महाराज समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन को भी संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आज उसी विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है जिसके खिलाफ शिवाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी थी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने हाथ तो जोड़ते हैं लेकिन 24 घंटा उनकी सोच के खिलाफ काम करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर डराने धमकाने का भी आरोप लगाया। जैसे कि आपने बताया कि महाराष्ट्र में भी वोटिंग है, क्या है कांग्रेस की रणनीति, राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं? आज तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। इस तरह का यू टर्न कांग्रेस पार्टी अचानक से, क्या मसला है? दो चीजें आज राहुल गांधी ने बिल्कुल उल्टा किया। पहली चीज ये कि वो तो चुनाव प्रचार के बाद 1 सप्ताह 10 दिन वो आराम करते हैं, विदेश जाते हैं। ये तो हरियाणा खत्म हुआ नहीं कि आप जो है चुनावी मोड में आप पहुंच गए महाराष्ट्र। मतलब राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर के शुरू से ही सीरियस है, पहली चीज। लेकिन ये क्या आपने कह दिया कि आप उनसे लड़ रहे हो जिससे हमेशा शिवाजी महाराज लड़ते आए हैं। तो शिवाजी महाराज तो औरंगजेब से लड़ रहे थे, मुगलों से लड़ रहे थे। एक काम बता दो, जो मुगलों से लड़ने वाली लड़ाई आपने लड़ी हो इस कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, यूपीए की सरकार हो। आज तो पहली बार मुझे दिख रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने कांग्रेसी नतमस्तक हो रहे हैं। संभाजी महाराज का भी जिक्र किया गया, आप ही विरोध कर रहे थे कि औरंगाबाद का नाम संभाजी महाराज नगर नहीं रखा जाए। क्यों? यह अचानक से तब्दीली क्यों आई है? हिंदुओं को फिर से ठगने का कोई नया इंतजाम, कोई नई चाल, यही तो नजर आ रहा है। अदरवाइज जो पार्टी वक्त के साथ हो, जो पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट करती हो, जो पार्टी के नेता राहुल गांधी जो अपनी इंटरनल मीटिंग में कहते हो कि हम तो मुसलमानों की पार्टी है, तो फिर इस तरह के बयान, इसका मतलब ये है कि मामला कांग्रेस पार्टी के लिए उतनी आसान नहीं है। इसलिए उल्टी पुल्टी चालें राहुल गांधी चल रहे हैं। जी, अब बात करते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राजनीति की। सीएम पद से इस्तीफा और सीएम आवास छोड़ने के बाद अब केजरीवाल अलग तरह की राजनीति करने में जुट गए हैं। केजरीवाल कल यानी 6 अक्टूबर को एक बार फिर जनता की अदालत लगाएंगे। इस बार छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 22 सितंबर को जंतर मंतर पर भी जनता की अदालत का आयोजन किया गया था। तो कल एक बार फिर से केजरीवाल की नौटंकी देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कल जनता को संबोधित कर केजरीवाल क्या पैंतरा अपनाते हैं। साथ ही केजरीवाल ने सीएम आवास तो खाली कर दिया, पर नए बंगले में शिफ्ट होते ही केजरीवाल बुरे फंसते भी नजर आ रहे हैं। कल क्या करेंगे केजरीवाल? देखिए, ये जो 15 अगस्त को झंडा फहराया गया था, ये कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में ही होता है। कसक रह गई होगी कि इस बार मैं नहीं फहरा सका, कैलाश गहलोत फहरा के जो है वो अपना काम, इसलिए वो लोकेशन लिया गया। लेकिन ये जनता की अदालत कैसी है? इवेंट कर रहे हो, नाम आपने जनता की अदालत दे दी। जनता की अदालत तो जनता के बीच में लगना चाहिए। जंतर मंतर में तो जनता आती है, वहाँ कार्यकर्ता आते हैं। छत्रसाल स्टेडियम में जनता तो आएगी नहीं, कार्यकर्ता आएंगे, नेता आएंगे, पार्षद आएंगे। जिन जिन लोगों को, जो टिकटार्थी हैं, वो अपने साथ लोगों को भर भर के बसेस में लेकर के आएंगे। शक्ति प्रदर्शन होगा, सब कुछ आम आदमी पार्टी के अंदर ही होगा। तो एक तो ये कहना कि भाई जनता की अदालत है, ये जनता की अदालत नहीं, ये केजरीवाल की अदालत है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ। लेकिन आपने एक और बात कही, ये जो घर में घुस गए हैं और जिसका घर था उसको बाहर कर दिया, अशोक मित्तल, वो आज सामने आए। उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो
हिंदू परंपराओं का पालन कर रहे हैं। अच्छा, ये किस तरह का परंपरा है कि हम अपने मित्रों को निमंत्रण देते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन घर में बुला करके घर में बिठा नहीं लेते। ये परंपरा नहीं है। ये घर सरकारी है, आपका भी नहीं है, और आपको सांसद होने के बतौर इसे अलॉट किया गया। ये आपका सरकारी मकान है, आप किसी और को दे देंगे तो कल कोई किराया लगा देगा। लुटियन जोन में वैसे भी 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए में ये घर का किराया मिल जाएगा बड़ी आसानी से। वो भी मैं कम बोल रहा हूं, 10 लाख तक देने को लोग तैयार हो जाएंगे पर मंथ। तो कल कोई और करने लग जाएगा और कहेगा कि भाई हम तो सभ्यता और संस्कार की परंपरा को जो है वो हम आगे लेकर के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं कि घर खाली करो, गाजियाबाद जाओ जहां तुम्हारा घर है, और ये मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। जी, चलिए बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच काफी लंबे समय से रिश्ते खत्म है और तनातनी का सिलसिला भी जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। वो एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में ये बैठक होनी है। 2014 के बाद ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 9 साल के बाद पाकिस्तान जा रहे हैं। अब उनके इस दौरे को लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है और बयान भी सामने आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि पीएम मोदी इन बैठकों में शामिल होते रहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के बुलावे पर अब विदेश मंत्री वहां जाने को राजी हुए हैं। ये स्वागत योग्य है। कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये दौरा? देखिए, ये पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया कि एक तरफ गोलियां और दूसरी तरफ बातचीत, ये दोनों नहीं चल सकता। और ये पाकिस्तान नहीं जा रहे, ये भी ध्यान में रहे। एक फर्क समझना जरूरी है कि वो पाकिस्तान, डेस्टिनेशन तो पाकिस्तान है, लेकिन वो पाकिस्तान में बातचीत करने के लिए या द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए नहीं जा रहे। वो एससीओ की बैठक है इसलिए वहां जा रहे हैं। एससीओ की बैठक कहीं और होती तो वहां जाते। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हिंदुस्तान में कुछ ये फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो व्याकुल रहते हैं पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए। आप देखिएगा बहुत सारे आर्टिकल निकल जाएंगे। वहां विदेश मंत्री जाएंगे लेकिन कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं होने वाले। वहां वो जाएंगे, वहां भी विदेश मंत्री आतंकवाद का मसला उठाएंगे और वहां भी 370 के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी शैतानी की गई तो करारा जवाब दिया जाएगा। ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, इसलिए भारत उसका एक इंपॉर्टेंट सदस्य है, इसलिए वहां जाना पड़ रहा है। लेकिन ये ना कोई समझे कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए जाया जा रहा है, जिसकी उम्मीद और बहुत सारे, और मैं आपको बता दूं बायलैटरल नहीं होगा। वहां खरी खोटी कह के सुना करके जब आएंगे जयशंकर साहब तो यही लोग कहेंगे कि देखिए हमने एक बहुत बड़ा मौका गवा दिया। वैसे मैं आपको बता दूं पाकिस्तानी मीडिया वो जश्न मना रही है कि चलो कुछ तो हुआ, आ गए हिंदुस्तान के विदेश मंत्री। बहुत खातिरदारी की जाएगी क्योंकि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई है। जिस तरीके से आइसोलेट किया है, जिस तरीके से ये न्यूक्लियर ब्लफ उसको एक्सपोज किया है, ये काम अगर 30 साल पहले हो गया होता तो पाकिस्तान अब तक पाकिस्तान नहीं रहता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।